बेटी का मुखड़ा निहारते हुए रविशंकर ने कहा, बिटिया, जरा एक गिलास पानी तो लाना, प्यास लगी है। बेटी पानी लेने चली गई। उसके जाते ही रविशंकर को सबसे पहले प्रस्तुति का खाने के सैकड़ों खर्च का ख्याल आने लगा। उसके बाद उसकी आंखों के आगे स्टेशन की वह भीड़ तैर गई। स्टेशन पर गाड़ी पहुंचते ही, ट्रेन का दरवाज़ा खुला पाते ही जैसे तीसरे दर्जे के मुसाफिर अपना पोटला पोटली संभाले पागलों की तरह लोगों को कुचलते पीसते उछल कूद कर बाहर आते रहते हैं, उसी तरह मार मार कर शोर मचाते हुए उनके दिमाग में चिंता परेशानियां का रेला हरहराने लगा। उन्हें याद आया, पिछले साल अपनी दूसरी बेटी की शादी के वक्त बहू बाजार स्थित यह 2 मंजिला घर को भी बंधक रखा जा चुका है और उसका 6 महीने का ब्याज चुकाना भी बाकी है। दुर्गा पूजा में अब सिर्फ महीने भर की देरी है। मंजली बेटी के यहाँ उपहार वगैरह भी भेजना होगा। दफ्तर में कल रात 8 बजे तक डेबिट क्रेडिट कार्ड का हिसाब नहीं मिल पाया। आज दोपहर 12 बजे के अंदर सारा हिसाब विलायत भेजना ही होगा। कल बड़े साहब ने हुक्म जारी किया है कि मैले कुचेले कपड़े पहनकर कोई दफ्तर में नहीं घुस सकेगा, जुर्माना लगेगा। जबकि पिछले हफ्ते से धोबी का अता पता नहीं है। घर के सारे कपड़े लत्ते समेटकर शायद वो 9-2-11 हो गया है। रविशंकर से अब टिककर बैठा भी नहीं गया। मन ही मन बुदबुदा उठे, हे भगवान, इस कलकत्ता शहर में हर रोज कितने ही लोग गाड़ी घोड़े तले कुचले जाकर अकाल मौत के शिकार हो जाते हैं। वे लोग तुम्हारे चरणों में क्या मुझसे भी ज्यादा अपराधी हैं? हे दयामय, मुझ पर दया करो। कोई भारी भरकम मोटर ही मेरे छाती पर से गुजर जाए। दीपिका पानी ले आई। लो पापा उठो, मैं पानी ले आई। रविशंकर उठ बैठे और गिलास का सारा पानी एक ही सांस में पी गए। आहा, ले बिटिया, गिलास ले जा, उन्होंने कहा। उसके जाते ही रविशंकर दोबारा लेट गए। कविता कमरे में दाखिल हुई। मामा, चाय लाई हूँ, चलो उठो। चाय का नाम सुनकर रविशंकर दोबारा उठ बैठे। कविता का चेहरा निहारते हुए उनकी आधी परेशानी हवा हो गई। रात भर जग रही हो ना बिटिया? आ थोड़ी देर मेरे पास बैठ। कविता सुंचाई सी मुस्कान बिखेरते हुए उनके करीब चली आई। रात को मैं ज़्यादा देर नहीं जागी मामा। इस जीर्ण शीर्ण चिंता फिक्रग्रस्त अकाल बूढ़े मामा के मन की गहराई में टिसती हुई व्यक्ति पीड़ा का इस घर में उससे बढ़कर और किसी को एहसास नहीं था। रविशंकर ने कहा, कोई बात नहीं, आ मेरे पास आ। कविता उनके करीब आ बैठी। रविशंकर उसके सिर पर हाथ फेरने लगे। अचानक उन्होंने कहा, अपनी इस बिट्टी को किस राजा के घर दे पाऊंगा? तो समझूंगा काम जैसा काम किया। कविता सिर झुकाकर प्याली में चाय उड़ने लगी। रविशंकर ने अपनी बात जारी रखी। अपने इस दुखियारे मामा के यहाँ तुझे दिन रात जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है ना बिट्टू? कविता ने सिर हिलाकर कहा, रात दिन मेहनत की क्या बात है मामा? सभी लोग काम करते हैं, मैं भी करती हूँ। उसकी इस बात पर रविशंकर हंस पड़े। चाय पीते पीते उन्होंने पूछा, हाँ तो कविता, आज खाने वाने का क्या होगा बिट्टी? कविता ने सिर उठाकर जवाब दिया, क्यों मामा, मैं पकाऊंगी ना। रविशंकर ने अचकचाकर कहा, तू तू पकाएगी बिटिया? तुझे पकाना आता है? आता है मामा, मामी से मैंने सब सीख लिया है। रविशंकर ने चाय की प्याली रख दी और उसे गले लगाते हुए पूछा, सच्ची? मामी बता देती है, मैं पकाती हूँ। कितने ही दिनों से तो मैं ही पकाया है। यह कहते हुए कविता ने सिर झुका लिया।
उसके झुके हुए सिर पर हाथ रखकर रविशंकर ने उसे खामोश आशीर्वाद दिया। उनकी एक गंभीर चिंता दूर हो गई। यह घर के गली के नुक्कड़ पर ही स्थित था। चाय पीते पीते उसकी निगाह अचानक खिड़की के बाहर जा पड़ी। रविशंकर ने चीखकर आवाज लगाई, शिवा, ओ शिवा, सुन, जरा सुन जा। एक लंबा चौड़ा वरिष्ठ सुंदर नौजवान कमरे में दाखिल हुआ। आओ बैठो। आज सवेरे अपनी चाची की करतूत शायद सुनी होगी। शिवा के होंठ पर मंद मंद मुस्कान झलक उठी। करतूत क्या, लड़की हुई है, बस यही बात है ना। एक लंबी सांस फेंककर रविशंकर ने कहा, तुमने तो कह दिया बस यही बात है, लेकिन यह किस हद तक। ऐसा ना कहें चाचा, चाची सुनेगी तो बहुत दुखी होगी। इसके अलावा भगवान ने जिसे भेजा है उसे ही लाड दुलार से अपना ले। शिवा ने तसल्ली दी। पल भर को खामोश रहने के बाद रविशंकर ने कहा, लाड दुलार करना चाहिए, ये तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन बेटा, भगवान भी तो इंसाफ नहीं करते हैं। मैं ठहरा गरीब इंसान, मेरे घर में इतनी भरमार क्यों। यह घर तक तुम्हारे बाप के पास रहना पड़ा है। खैर, पड़ा रहे, मुझे इसका दुख नहीं है शिवा, लेकिन हाथों हाथ ही देख लो ना बेटा, ये मेरी कविता है, बिन माँ बाप की, सोने की गुड़िया। ये सिर्फ राजा के घर ही सजेगी। इसे मैं अपने जीते जी कैसे जिस तिस के हाथ में सौंप दूँ। बताओ, राजा के मुकुट में वो जो हीरा जगमगाता है, वैसा कई कई हीरा जमा करके मेरी इस बेटी को तौला जाए तो भी इसका मोल नहीं हो सकता। लेकिन यह कौन समझेगा। पैसों के अभाव में ऐसी रतन को मुझे बहा देना होगा। तुम ही बताओ बेटा, उस वक्त छाती में कैसा तीर चुभेगा। 17 की हो गई, लेकिन मेरे हाथ में 17 पैसे भी नहीं हैं कि इसका कोई रिश्ता तय नहीं कर पा रहा हूँ। रविशंकर की आंखों में आंसू छलक आए। शिवा खामोश रहा। रविशंकर ने अगला वाक्य जोड़ा, सुनो शिवा, अपने यार दोस्त में ही तलाश कर ना बेटा, अगर इस लड़की की कोई गति कर सके। सुना है आजकल बहुत तेरे लड़के रुपए पैसे की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते, सिर्फ लड़की देखते हैं और पसंद कर लेते हैं। ऐसा कोई लड़का संयोग से मिल जाए शिवा, तो मैं कहता हूँ मेरे आशीर्वाद से तुम राजा होगे। और क्या कहूँ बेटा, इस मोहल्ले में तुम लोगों के ही आश्रय भरोसे हूँ। तुम्हारे पापा मुझे अपने छोटी भाई की तरह ही देखते हैं। शिवा ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, देखूँगा। देखो बेटा, भूलना नहीं, कविता तो 8 साल की उम्र से तुमसे ही पढ़ना लिखना सीखा है, इंसान बन रही है। तुम भी तो देख रहे हो वो कितनी बुद्धिमती है, कितनी शांत शिष्ट है। बुद्धि भर लड़की, आज से वही हमारे यहाँ पकाएगी, परोसेगी, देगी, सहेजेगी। अब से सब कुछ उसके जिम्मे। उस पल कविता ने एक बार नजरें उठाकर झट से झुका ली। उसके होंठ के दोनों कोर ईषत फैल कर रह गए। रविशंकर ने फिर एक लंबी सांस छोड़कर कहा, इसके बाप ने ही क्या कम रोजगार किया, लेकिन सारा कुछ इस ढंग से दान कर गया कि इस लड़की के लिए कुछ नहीं रखा गया। शिवा खामोश रहा। रविशंकर खुद ही दोबारा बोल उठे, वैसे कुछ भी रख कर नहीं गया, ये भी बात कैसे कहूँ। उसने जितने सारे लोग का जितना जितना दुख मिटाया, उसका सारा पुण्य
मेरी इस बेटी को सौंप गया, वरना इतनी नन्ही सी बच्ची ऐसी अन्नपूर्णा हो सकती है भला? तुम ही बताओ शिवा, यह सच है या नहीं? शिवा हंस पड़ा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह जाने के लिए उठने ही वाला था। इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे थे? उन्होंने पूछा। बैरिस्टर के यहाँ, एक केस के सिलसिले में। इतना कहकर वह उठ खड़ा हुआ। रविशंकर ने उसे फिर याद दिलाया। मेरी बात जरा याद रखना बेटा। वो जरा सा सांवली जरूर है, लेकिन ऐसी सूरत शकल, ऐसी हंसी, इतनी दया माया दुनिया भर में खोजते फिरने पर भी किसी को नहीं मिलेगी। शिवा ने सहमति में सिर हिलाया और मंद मंद मुस्कुराते हुए बाहर निकल गया। उसके लड़के की उम्र 25-26। एमए पास करने के बाद अब तक अध्यापन में लगा रहा। पिछले वर्ष एटार्नी बन गया। उसके पिता नारायण का गुड़ का कारोबार था। लखपति बन जाने के बाद इधर कुछ एक सालों से कारोबार छोड़कर घर बैठे तिजारत का धंधा शुरू कर दिया है। बड़ा बेटा वकील है। यह शिवा छोटा बेटा है। मोहल्ले की छोर पर उनका विशाल 3 मंजिला मकान शान से सिर उठाए खड़ा है। उसी मकान की खुली छत से सटी हुई रविशंकर की छत है। इसलिए दोनों परिवार में बेहद आत्मीयता जुड़ गई है। घर की औरतें इसी राह आना जाना करती हैं। अब आगे की कहानी दूसरी भाग में कल तक आप लोगों को सुनने के लिए मिलेगी। और अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के पास और अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं।